महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ गजमी। दरअसल उसकी अपने गांव में ज़मीन होती है और उस ज़मीन को लेकर गांव के ही दबंग लोगों से उसका विवाद हो जाता है। उन दबंगों ने उस हवलदार को खूब पीटा। जब हवलदार थोड़ा परेशान हो जाता है तब अपने दोस्त जो पड़ोसी गांव में रहता है जिसका नाम होता है भैया लाल, वो उसके पास जाता है। उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गांव के दबंग लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। दरअसल सिद्धार्थ दलित बिरादरी से बिलोंग करता था। जब अपने दोस्त से बातचीत करता है भैया लाल से, तो भैया लाल कहता है कि चलो थाने चलते हैं और मैं इस बात की गवाही दूंगा, क्योंकि उसके सामने ही तो झगड़ा हुआ था। अब जाकर यह थाने में तहरीर दी जाती है और तहरीर 15 लोगों के खिलाफ दी जाती है। पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद उनमें से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे सिद्धार्थ यानी कि हवलदार का जो दोस्त था जिसका नाम भैया लाल, उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि तुम अपनी गवाही को ख़त्म करो, तोड़ दो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो हवलदार था तो उससे सीधे लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी, ताकत नहीं थी। इसलिए पड़ोसी गांव का जो व्यक्ति होता है, गवाह होता है, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं टूटता। ऐसे धीरे धीरे लेकर वक्त गुजर जाता है और इसी बीच में उन लोगों को ज़मानत मिल जाती है। जब यह ज़मानत से छूट कर आते हैं तो एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस वारदात की गूंज पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है। न केवल इंडिया के अंदर बल्कि जहाँ जहाँ तक भी देश विदेश के मीडिया ने भी इस घटना को बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया था। जब इस घटना के लगभग 60 दिन बीत जाते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा होता है और ऐसा भी बताया जाता है कि इस हंगामे के बीच कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आखिरकार ऐसी वो क्या घटना थी जिस घटना की गूंज जब पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है। आज कहानी उस पूरे मामले की जिससे कि आज भी लोग शायद उस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की एक ज़िला है भंडारा और उसी की ही एक तहसील लगती है मोहाली। दरअसल मोहाली तहसील क्षेत्र का एक गांव लगता है खैरलौंजी। बात कर रहे हैं 29 सितंबर 2006 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास पड़ोसी गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर सीधा इसमें खैर लॉन्ज में आते हैं। और खैर लॉन्ज में जब आ रहे थे तो इनके हाथ में लाठी डंडे और साथ में चैन रॉड, इस तरह के कुछ हथियार लेके वो आए थे। और जब आ रहे थे तो वह शोर मचा रहे थे और नाम लेके एक व्यक्ति का उसको कह रहे थे कि आज उसको ही देखना है। जैसे उसके घर के करीब पहुंचते हैं तो उससे पहले यह खबर पहुंच जाती है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। अब वो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। अब उस व्यक्ति का जो नाम होता है भैया लाल, वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन घर में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सुरेखा होता है। उसकी एक बेटी होती है 17 साल की जिसका नाम प्रियंका होता है। एक बेटा 19 साल का रोशन और एक बेटा 21 साल का सुधीर। घर में अब 4 सदस्य मौजूद थे। जो घर का मुखिया था वह मौका पाते ही वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, यह सोचकर कि इनकी दुश्मनी या इनकी नाराज़गी तो मुझसे हो सकती है, लेकिन परिवार से क्या होगी। अब उन लोगों को इतना गुस्सा था, वो ऊंची जाति के और दबंग व्यक्ति थे। यह दलित का परिवार था। लगभग 150 परिवार इस गांव में रहते थे और 150 घरों में महज 3 या 4 ही घर ऐसे थे जहां पर दलित रहा करते थे। अब कुछ हंगामा बढ़ रहा था। बताया जाता है कि लगभग 50 लोग थे जिनके हाथों में लाठी डंडे, चैन और कई तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आवाज़ लगाई जाती है कि भैया लाल यहाँ पर है कि नहीं। लेकिन वो सुरेखा घर से बाहर निकलती है। जैसे ही सुरेखा घर से बाहर निकलती है वो मना करती है कि यहाँ तो वो नहीं है, क्या बात है, क्या काम है। क्योंकि लोगों में गुस्सा था, उस महिला को पकड़ते हैं और कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। अब घर के अंदर घुसने के बाद उसकी बेटी और 2 बेटे होते हैं। उन चारों को या बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो उनको पीटा जाता है। पीटने के बाद उनके तन से एक एक कपड़े को जुदा कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया जाता है, नंगे हो जाते हैं।
अब उन चारों को पकड़कर जिस तरह से भी वहाँ से लेकर जा सकते थे पीट रहे थे और पीटते पीटते पूरे गांव के चक्कर लगवाए जाते हैं। यानी कि माँ और बेटी बिल्कुल निर्वस्त्र होती हैं और दोनों जो बेटे होते हैं वो भी नग्न अवस्था में थे। इनको लेके जाते हैं, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे और अपनी ज़िंदगी की दुहाई मांग रहे थे। माँ अपनी बेटी के लिए और बेटी अपनी माँ के लिए, बेटे अपनी माँ और बहन दोनों के लिए लगातार वो रो रो गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन जितने भी वो लोग थे दबंग प्रवृत्ति के, उन पर इस बातों का, उनको चीखने का, उनके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वह अपनी मर्जी कर रहे थे। हद तब हो जाती जब इन्होंने माँ बेटी का बलात्कार करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बलात्कार किया, उनके हाथों में डंडे थे, कई ऐसे भी थे जिनके हाथ में रॉड भी थी। जैसा कि दरिंदगी निर्भया के साथ दिल्ली में होती है, ऐसे ही घटना को उन्होंने अंजाम दिया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी लाठी डंडे डाल दिए गए, ऐसा बताया जाता। और उन्होंने उन लोगों को तब तक प्रताड़ित किया लगभग 3 से 4 घंटे तक, जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। चारों को चारों वहीं मौके पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। मरने के बाद वो आराम से यहाँ से 2-3 घंटे के बाद उनकी लाशों को लेकर गांव के पास में एक नहर होती है, उस नहर में इन लाशों को आराम से फेंक कर चले जाते हैं। अब जो भैया लाल होता है उसे यह पता था कि उसके परिवार के साथ कोई वारदात हो चुकी है, उसके पास खबर पहुंच चुकी है। अगर वो भी मौके पर होता तो शायद यह लोग उसे भी मार डालते। इसलिए वो डर की वजह से 29 सितंबर 2006 की यह घटना थी, वो डर की वजह से रात को घर पे वापस नहीं आता है। अगला दिन 30 तारीख आती है तो 30 तारीख को भी वापस नहीं आता और एक दिन और एक बीत जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर आ जाता है। वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। फिर कुछ और जो लोग होते हैं परिवार के या रिश्तेदार के, उन लोगों ने कहा कि तुम हिम्मत जुटाओ और हिम्मत जुटाने के बाद तुम्हें थाने जाना चाहिए, अपनी कहानी बयां करनी चाहिए। अगर तुम अपनी कहानी बयां नहीं करोगे तो शायद तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अब इतना परेशान हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे। जो लाशें थी वो चारों की चारों लाशें नहर में पड़ी हुई थी। वहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर जाकर उन लाशों को निकाल सके या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सके कि तुम्हारे क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है। और जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, भैया लाल आखिरकार हिम्मत जुटाकर थाने पहुंच जाता है। थाने से पुलिस आती है और उन लाशों को ढूंढा जाता है। पहले दिन माँ की लाश तो मिल जाती है, लेकिन बेटी की लाश नहर से नहीं मिलती है और उसके बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों की लाश मिल जाती है, लेकिन एक दिन और बीत जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को लाश मिलती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा छल किया जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी यहाँ पर यह मामला बलात्कार का बिल्कुल भी नहीं सिद्ध हो पाया था। यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो व्यक्ति जो चश्मदीद गवाह होता है, गांव के लोग होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, रिपोर्ट ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल उसकी उलट होती है। भैया लाल को अब लगता है कि इंसाफ तो यहाँ मिलने वाला है नहीं, लेकिन उसने हिम्मत करी। हिम्मत करने के बाद फिर से पुलिस के पास जाता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। यानी कि वो 2 तारीख को पहले पोस्टमार्टम होता है, फिर 6 अक्टूबर को पोस्टमार्टम कराया जाता है। तब तक जो बॉडी थी वो पूरी तरह से फूल चुकी थी, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि अब शायद सफलता नहीं मिलेगी। यह पता नहीं चल पाएगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। बलात्कार की जो बात कही जाती है वो कहीं न कहीं दब जाती है। और इस बीच में यह मामला एक अखबार को छोड़कर कोई अखबार इस मामले की रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहा था। यानी कि पुलिस न केवल गांव वालों से इस मैटर को दबाया, बल्कि पुलिस ने भी इस मामले में कोई ज़्यादा प्रमुखता नहीं दिखाई और यह मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। धीरे धीरे करके आगे वक्त बढ़ने लगता है और एक अखबार था जो लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहा था। उस अखबार ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाते हुए जब लगातार अखबार की रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग करते करते ये रिपोर्ट पहुंच जाती है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर के पास। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इस घटना को
सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ था, पूरे मामले को जानने के बाद जब इसकी रिपोर्टिंग की तो यह रिपोर्ट पूरे इंडिया में हाई लेवल पर प्रकाशित होती है। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, जो तमाम अंग्रेजी अखबार होते हैं, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करना शुरू किया। यानी कि 2 दिसंबर का महीना आ जाता है, शायद 1 या 2 दिसंबर से जब रिपोर्टिंग होना शुरू होती है तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की आंखें खुलती हैं, तब जाकर सरकार की आंखें खुलती हैं, तब जाकर फिर मामला दिल्ली तक पहुंचता है और फिर पूरे देश भर में हंगामा सा खड़ा हो जाता है, क्योंकि दलितों को ऐसा लग रहा था कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। अब चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो या महाराष्ट्र के अलग अलग शहर हों, बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब पुलिस पर कहीं न कहीं दबाव पड़ रहा था, मुख्यमंत्री पे दबाव पड़ रहा था। उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे विलासराव देशमुख और गृह मंत्री थे आर पाटिल। ऐसा बताया जाता है कि आर पाटिल ने इस घटना को जो जाति समूह की ना बताकर उसको कहा कि नक्सलियों ने इस दलित परिवार पर हमला कर दिया है, और जबकि ऊंची जात के लोगों ने हमला किया था, ऐसा दावा किया जा रहा था। इस बात को लेकर और भी ज़्यादा बवाल मच जाता है। जब बवाल मचा तब जाकर गृह मंत्री को अपनी बात को पीछे करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई को जांच सौंप दी। जब सीबीआई कैसे जांच करती है इसका बात का तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि सीबीआई कई बार ऐसा होता है कि सरकार के फेवर में कई बार चली जाती है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद लगभग 36 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और 36 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने जब इसमें से पड़ताल शुरू कर दिया तो उसमें से 11 लोगों के खिलाफ़ अदालत में एक चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। 11 लोगों में होते हैं गोपाल, सकरू, शत्रुघ्न, विश्रवा, विश्वनाथ, प्रभाकर, जगदीश, रामू, शिशुपाल, महिपाल, पुरुषोत्तम, धर्मपाल। इन लोगों को दोषी बनाया जाता है। इनके खिलाफ़ चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट जब यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है और वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद कोशिश यह थी कि कम से कम समय में इन आरोपियों को सज़ा मिल सके। अब वो दिन भी, वो तारीख भी आती है, 24 सितंबर 2008 का वाक़या है। निचली अदालत में जब फास्ट ट्रैक एवं कोर्ट में मामला पहुंचता है तो उन्होंने इस मामले में जो आरोपी होते हैं उन 11 आरोपियों में से 3 को बाइज्जत बरी कर देते हैं। कहते हैं कि इनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए महिपाल, पुरुषोत्तम और धर्मपाल इनको तो वो छोड़ देते हैं। बाकी जो 8 लोग थे इनको दोषी माना जाता है और 8 में से जो 2 होते हैं इनको 25 साल की कड़ी मशक्क़त उनको सज़ा सुनाई जाती है कि आप जेल में रहेंगे, कठोर दंड की सज़ा सुनाई जाती है। 25 साल तक आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा। साथ ही जो 6 लोग होते हैं उन 6 लोगों को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया जाता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं। अब ये मामला फिर से यहाँ से हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँच जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी थी। निचली अदालत में जो एक पक्ष, जो पीड़ित परिवार था, उसने कहा कि बार बार उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। ये बड़ी संख्या में लोगों घर पे आए थे, पूरी कहानी बयां की गई, लेकिन अदालत ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं है, पीएम रिपोर्ट भी यही कहती है, इसलिए जैसा रिपोर्ट कहती है, जैसे सबूत कहते हैं, अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, दलीलों या वैसे नहीं चलती है। तो इसलिए जो पीड़ित होता है भैया लाल बेचारा कोशिश भी करता है लेकिन इसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती। आखिरकार वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर अपील करता है और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब अपील की जाती है तो पता चलता है कि जिन 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनका जो एक केस था, ये सज़ा जो थी उन लोगों की उसको पलट दिया जाता है। यानी कि अब उनको फांसी की सज़ा ना करके
उनको भी 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो कठोर कारावास होता है। कठोर कारावास में उसे बहुत सारा काम भी करना पड़ सकता है और शायद इन्हें 25 साल तक जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ बताया जाता है। लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला आज तक भी ऐसा बताया जाता है कि लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन 20 जनवरी 2017 का ये वाक़या है। भैया लाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और तबीयत कुछ इतनी बिगड़ती है जो इस ज़िले का हॉस्पिटल होता है, भंडारा ज़िले का, वहाँ पर उसको एडमिट कराया जाता है। तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनको यहाँ से हायर मेडिकल सेंटर यानी कि नागपुर रेफ़र कर दिया जाता है। नागपुर में इनको जो रेफ़र किया जाता है, मुश्किल से आधे पौने घंटे के बाद यानी कि 3:40 के आसपास उस व्यक्ति के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। उसे बचा नहीं पाते। वो व्यक्ति इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहता है और अपने जीते जी उन आरोपियों को पूरी तरह से सज़ा भी नहीं दिलवा पाया था। और उससे पहले ही जो इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह बना था। हालांकि गांव के सभी लोगों ने इस घटना को देखा था, लेकिन शायद बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को लेकर किसी ने गवाही नहीं दी थी, जबकि माँ दोनों बच्चों, दोनों बेटों को पूरे गांव में निस्वस्त्र करके घुमाया ही जाता है। आखिरकार इस घटना को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती हैं कि जो सिद्धार्थ जिसकी वजह से यह घटना हुई थी, जिसकी वजह से भैया लाल जो बहुत गवाह बना था, वो पड़ोसी गांव का दोस्त होता है, हवलदार होता है। उसका हवलदार का इसकी वाइफ के साथ अफेयर था। इस तरह की कुछ बातें भी चल रही थी कि वो उसको लाभ पहुंचाया करता था या कुछ और मामला था। इसी बात को लेकर गांव के लोग, जो पड़ोसी गांव के लोग होते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से, लेकिन असल में जो रिपोर्ट्स कहती हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है या फिर अन्य रिपोर्ट जो हैं, वो ये बताती हैं कि जो हवलदार का पड़ोसी गांव में रहने वाला था, दबंगों ने उस मामले में भैया लाल की शिकायत को गवाह बना दिया था और गवाह बनने की वजह से उससे यह बदला लिया गया था। और बात इतनी लंबी पहुंच जाती है जिससे कि पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।